जितने बच्चे अभी छठ में आए हैं, चुनाव खत्म होगा फिर उनको बस में, गाड़ी में, ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर वापस जाना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर मोकामा का टॉल इलाका खूनी रंजिश का शिकार बन गया। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच दुलारचंद यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात ने न सिर्फ इलाके की राजनीति को हिला दिया, बल्कि गैंगवार की आशंकाओं को भी बढ़ाया। घोसवारी इलाके में हुई इस वारदात ने मोकामा के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया। दुलारचंद यादव को एक वक्त लालू यादव का करीबी माना जाता था, बाद में वो अनंत सिंह के भी करीबी रहे। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में काफी एक्टिव भी थे। उनकी गिनती मोकामा टॉल इलाके के उन गिने चुने लोगों में होती थी जिनकी लोकल पॉलिटिक्स में गहरी पकड़ थी। दुलारचंद यादव चुनावी प्रचार में जेडीयू उम्मीदवार और चर्चित बाहुबली अनंत सिंह के मुखर आलोचक हो गए थे। वो सार्वजनिक रूप से उन पर तीखी बयानबाजी और टिप्पणियां कर रहे थे। बेखौफ स्टाइल और लोकल इन्फ्लुएंस की वजह से दुलारचंद को टॉल का बादशाह भी कहा जाता था। दुलारचंद ने जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए एक गाना भी रिकॉर्ड किया। माना जा रहा है कि मोकामा की चुनावी जंग अब व्यक्तिगत रंजिश और हिंसक टकराव की तरफ मुड़ गई है। इस बीच एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, साथ ही महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही गरीबों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा है। मां जानकी के मंदिर को अगले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। इलाके को सीतापुरम के नाम से विकसित किया जाएगा। आने वाले वक्त में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सेवाओं की शुरुआत होगी। लेकिन इस बीच विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर एनडीए से लेकर इलेक्शन कमीशन तक को घेर रहा है। सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं, फिर डिबेट की शुरुआत। मैं एनडीए के मैनिफेस्टो को यही कहूंगा कि 20 साल में जो बिहार के गड्ढे को भरा गया, अब नए बिहार का विकास का एक स्वरूप, जिसे आप ब्लूप्रिंट कहें या उसके नाम कोई भी दें। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र बिहार की जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री की पूर्वोदय योजना के तहत यहाँ की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की शासन सेवा चली आ रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा। युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। का मैनिफेस्टो मुझे लगता है बिहार के लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो कहती है, एनडीए जो कहती है, वो जरूर करती है। ये डेमो के लिए खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया से। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो एक इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह दिखाने के लिए आगे भागे सब लोग। इतना क्यों डरते हैं मीडिया से? कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना, ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। देखिए, घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा, और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया। तो बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगातार खराब हो रही है। मोकामा में जो कुछ हुआ उसके बाद से ऐसा लगता है कि जो मौजूदा एनडीए सरकार है, ना तो प्रशासन कंट्रोल में है, ना तो माफिया। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है बिहार की सियासत पर चर्चा करने के लिए।
स्वागत कीजिए भूपेंद्र यादव जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। दिनेश पाल जी मेरे साथ है, प्रवक्ता है आरजेडी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। पंकज यादव आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज लाल मनु जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। सबसे पहला सवाल मैं भूपेंद्र यादव से करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, आज आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, क्राइम को लेकर कोई बड़ी बात निकल कर आई नहीं, जबकि सबसे बड़ा मसला बिहार में वही है। मोकामा में जो कुछ हुआ है उसको देखने के बाद तो लगता है कि कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े गाड़ियों का काफिला आ रहा है। मेरे शो का नाम है बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार, उसको चरितार्थ कर दिया आप लोगों ने कि भाई बाहुबल से ही बिहार में चुनाव होगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो एकदम मतलब कोसी नदी में बहा दी गई है, गंगा में बहा दी गई है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पटना क्या, मोकामा क्या, भागलपुर क्या, दरभंगा क्या, मतलब कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां पर हत्याएं नहीं हो रही हैं। क्रिमिनल वहां पर एक्टिव नहीं है, शराब घर घर पहुंचाई जा रही है। कैसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है? मैनिफेस्टो किस काम का है जो आप लोगों ने आज जारी किया है जब पब्लिक सुरक्षित नहीं है? भूपेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट हैं सर। बिहार मैनिफेस्टो जो पेश हुआ है वह की महिलाओं को, नौजवान को, युवा युवतियों को और 13 करोड़ सम्मानित जनता को कैसे जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए, इसके लिए जो है ना हमारी एनडीए की पांचों पांडव प्रतिबद्ध है। अब पिछले बार जो है इनका भी मैनिफेस्टो हुआ है पारित। हम समझते हैं कि वो बहुत बड़ा झूठ का मुठड़ी रहा। बिहार की जनता इन पर विश्वास नहीं करती है। अब रही बात लैंड ऑर्डर का, आपने क्वेश्चन किया, तो लैंड ऑर्डर सही मायने में आज और कल के बीच में जो है जो मामला घटना घटित हुई है, इसका एक अलग पृष्ठभूमि है। वहां जो ये घटना हुआ है, हमारी सरकार खास करके, अभी तो सरकार नहीं है यहाँ, तो लागू है आपका राष्ट्रपति, ये क्या बोलते हैं, इलेक्शन के लिए। तो भाई सही बात है कि पुलिस जो है ना इस चीज को बहुत जल्द जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करेगा, और जो क्राइम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। या दुखद तो है ही कि लैंड ऑर्डर में इस तरह का जो खलल डालने का प्रयास किया गया है जिस व्यक्ति द्वारा, चाहे वो कोई हो, इतना बड़ा बाहुबली क्यों नहीं हो, वो एकदम जेल के सलाखों के पीछे होगा। अमित जी, मैं आपको आपके चैनल से वचन दे रहा हूं कि ऐसे करतूत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उनको बहुत जल्द 48 घंटा के अंदर में जो है ना देखिएगा रिकवरी होगा, वो पकड़ करके जेल के सलाखे के पीछे डाले जाएंगे। जो लैंड ऑर्डर को जो है ना धाता बोलने का जो साहस किया है, ऐसे दुर्दांतों को जो है ना बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं दिनेश पाल जी के पास आता हूं, प्रवक्ता है आरजेडी के। दिनेश जी, एक वक्त था कि आनंद सिंह और जो दुलार चंद जी हैं बहुत करीबी हुआ करते थे, लालू जी के भी बहुत करीबी रहे हैं, दोनों ही नेता एक वक्त में। लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि भाई अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा, वहां पर जो लोग थे जिन्होंने बयानबाजी की कि अचानक हमला होता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, प्रियदर्शी को बचाने के लिए दुलार चंद उतरते हैं जो कि जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट थे, चुनाव प्रचार के लिए गए थे। जो सिचुएशन बिहार में बन रही है, पुलिस के कंट्रोल में तो कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले एसआई की हत्या हो गई थी, उसके बाद खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है, शराब घर घर पहुंचाई जा रही है। बीजेपी कहती है कि भाई हम हमारे कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बेहतर रही है। आपका समय जंगल राज वाला समय था, 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग नए कपड़े नहीं पहन सकते थे, शोरूम में गाड़ियां उठा ली जाती थी, माफिया गुंडे अपहरण करते थे, तो जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर सेटलमेंट होता था। इस तरह की बातें बीजेपी लगातार हर डिबेट में कहती रहती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन बिहार की दिखाई दे रही है, मुझे लगता है सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए कि किसी तरह से क्राइम कंट्रोल करिए। जब आदमी जीवित रहेगा तभी तो बिजली, पानी, नौकरी, फलाना धमाका मिलेगा। हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो सरकारी योजना किसके लिए है भाई? दिनेश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। दिनेश जी, जी दिनेश जी बोलिए बोलिए।
अमित जी बोल रहे हैं कि केवल भाजपा के नेता ही नहीं बल्कि कुछ जाति, कुछ खास वर्ग के पत्रकार, मीडिया जो एक मानसिकता से ग्रसित थे, वही वो आज भी कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कई पत्रकार जो मुख्य आरोपी है, जो अनंत सिंह, उनका नाम लेने से लोग परहेज कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे पत्रकार और मीडिया हैं जो दुलार चंद को ही गैंगस्टर बता रहे हैं और अनंत सिंह को छोटा सरकार बता रहे हैं। तो छोटा सरकार मतलब उनको माफिया, अपराधी, आरोपी करने में शर्म आ रही है, डर रही है। वैसे ही लोग उस समय भी एक पूरा प्रोपेगेंडा गढ़े और चलाते रहे और आज तक वो हर चुनाव में रखते रहते हैं, जबकि जनता पे समझ रही है कि क्या हो रहा है। और आपने एक हत्या का जिक्र किया, अगर यह भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि सरकार हमारी नहीं है, चुनाव आयोग है। पहले तो ये केवल इसी महीना में नहीं हुआ है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एनसीआरबी का आंकड़ा भी आ चुका है कि हत्या के मामले में, अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे स्थान पे है जी। और SCRB जो बिहार, जो स्टेट का है, उसका जो आंकड़ा जारी हुआ है 2025 का, उसके अनुसार 239 हत्याएं प्रति माह 2025 में हुई हैं। उसके बाद चुनाव आयोग का बात जो कर रहे हैं, आज और 2 हत्याएं हुई हैं, पता नहीं आपको सूचना है कि नहीं। आज क्या हुआ है कि आरा में, भोजपुर जिला में उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थक थे 2, हिमांशु कुशवाहा, प्रमोद कुशवाहा, बाप बेटा, दोनों की हत्या कर दी गई गोली मार के। और आज उसके बाद देखिए, कल दुलार चंद जी की जो जिस तरह से गिरोह की भीड़ ने हत्या की, जिस बेरहमी से हत्या की, उसके बाद आज उनके काफिला जब जा रहे थे, पोस्टमार्टम से साथ जा रहे थे, आ रहे थे, उस समय फिर हमला हुआ और जो हमारी उम्मीदवार है उनके शीशे तो गाड़ी के तोड़े गए। तो ये लगातार हो रहा है। और चुनाव आयोग पे सवाल इसलिए खड़ा है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब चुनाव आयोग कुछ सीमित गाड़ियों को परमिशन देती है, तो कैसे 40 गाड़ियों के काफिला में अनंत सिंह घूम रहे हैं, क्योंकि अनंत सिंह खुद कहा है। दूसरी बात कि अनंत सिंह के जो निजी आरक्षक है वो हथियार लेकर कैसे जा रहे थे। चुनाव आयोग जब दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को जगह जगह पे चेक करती है तो उनको क्यों नहीं जांच पड़ताल हो रहा है? क्या चुनाव आयोग एनडीए के उम्मीदवारों को धन बल, बाहुबल के और हथियारों के बल पे जीतने के लिए मदद पहुंचा रहा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। काफिला तो आरजेडी के नेता भी लेके घूम रहे हैं दिनेश भाई, काफिला तो आपके नेता भी लेके घूम रहे हैं। देखिए, नेता आप 40 गाड़ी कोई काफिला दिखा दीजिए जो साथ में घूम रहा है, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? आप घूम रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल कीजिए। चुनाव आयोग का काम है, अगर हत्या हो रही है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं रोक रही है? उसके बाद आपने कहा कि लालू जी के करीबी थे, आपको मालूम होगा कि नीतीश जी के भी करीबी रहे एक समय, और कहा जाता है कि हाथ भी साथ उठा दिए थे, और एक FIR में नीतीश जी के साथ उनका नाम था, नीतीश जी भी उस हत्या में नामजद थे, तो वो करीबी रहे। लेकिन आज जब जो इस परिस्थिति है, जो चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग और जो वर्तमान कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह लचर हो गया। हमारे नेता बार बार कहते रहे हैं कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, दूसरा इंजन अपराध में डूबा हुआ है, और आज नंगा नाच हो रहा है। और व्यक्तिगत आपने कहा व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, यह एक वर्ग और सामूहिक रंजिश है, और सत्ता के सांप पे हो रहा, सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, मनोज जी के पास जा रहा हूं, पंकज भाई मैं आपके पास आता हूं, एक रिएक्शन में जेडीयू से ले लूं। जेल से निकाल के टिकट देते हैं, अपराधियों को निकाला गया। ठीक है दिनेश भाई, सरकार में। ठीक है दिनेश जी, ठीक है, समय पॉइंट टेकन सर। मनोज जी मुझे एक बात बताइए, 15-20 सालों से आपकी सरकार है और लालू यादव का जो रेजिम, जो कार्यकाल था, उसमें भी आप उनके एलाई थे, लेकिन बार बार ये एग्जाम्पल दिया जाता है, एनडीए के नेता बार बार डिबेट में ये कहते हैं कि जो लालू यादव का वक्त था वो जंगल राज का वक्त था, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी, बीजेपी की सरकार आई तो चीज़ें और बेहतर हो गई। ये इस तरह के गैंग वॉर बिहार में हो रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जा रही है। अगर पब्लिक को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो चुनाव का मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से चीज़ें करता है, अधिकारियों की पोस्टिंग है, उनका ट्रांसफर है, जैसे अधिसूचना जारी होती है, जिस भी राज्य में चुनाव होने इलेक्शन कमीशन सर्वे सर्वा होता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? आप लोगों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है? अधिसूचना जारी होने से पहले पटना में खुलेआम अस्पताल में बदमाश पिस्टल लेकर जाते हैं, आईसीयू में एडमिट आदमी को मार के भाग जाते हैं। तो पटना जैसा शहर जहां पे बगल में पुलिस चौकी, बगल में थाना, इतना मतलब ऐसा लगता है कि बिहार में ना बदमाशों को पुलिस की कोई चिंता ही नहीं है, कोई डर फिक्र ही नहीं है। अनंत सिंह खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ, दुलार चंद के परिवार कह रहे हैं कि घुसकर उनको गोली मार दी गई, गाड़ी का काफिला रोका गया, तोड़फोड़ की गई, मैनिफेस्टो आपका जारी होता है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर पे कोई एक लाइन मुझे नहीं मिली, शायद अगर मैंने मिस किया हो तो मनोज जी मुझे बताइए, क्या लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को लेकर कुछ कोई अनाउंसमेंट आप लोगों ने किया है क्या आज मैनिफेस्टो में? मनोज जी। मनोज जी आप शायद म्यूट हैं क्या? मनोज जी एक बार चेक करिएगा, आप म्यूट है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। जी बोलिए। हाँ देखिए अमित जी,
कोई भी घटना हो, किसी अपराधी की भी अगर घटना मौत होती है तो वो भी गलत है, और आम आदमी की भी होती है तो वो भी गलत है। गलत है, उसका मैं कभी भी समर्थन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो अभी हमारे भाई ने कहा कि उस समय भी कुछ प्रेस के लोग थे और इस तरह से थे कि जंगल राज कर रहे थे, तो उनको जानकारी रहना चाहिए कि न प्रेस के लोग कहे थे और न कोई लोग कहे थे, ये माननीय पटना उच्च न्यायालय ने कहा था। और पटना उच्च न्यायालय की जो उस समय स्थिति थी वह स्थिति भयावह थी, तब जाके पटना हाई कोर्ट ने कहा था। आज देखिए 2-3 घटनाएं इसी क्रम में हुई है, मैं जो देख रहा हूं, और घटना होना इसके लिए सभी लोग जिम्मेवार हैं, केवल मैं ही जिम्मेवार नहीं, सारे लोग जिम्मेवार हैं और सभी लोगों को इस चीज को करनी चाहिए। अगर अनंत सिंह आज हमारे साथ हैं तो आज आतंकवादी हो गए, क्या क्या हो गए, लेकिन कल जब इनके साथ थे, इनकी पत्नी इनके पार्टी से चुनाव लड़ रही थी तो वो महावीर मंदिर के पुजारी हो गए थे। आज आनंद मोहन जी के बेटे को हमने टिकट दिया है तो इन लोगों का तरह तरह की बातें आती है कि आनंद मोहन जी को जेल से छुड़वा दिया गया। जिस समय वो जेल से छूटे थे उस समय इनके नेता उसमें उप मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट से पास होता है तब कोई आदमी छूटता है, और 25 लोगों को 30 लोगों को छोड़ा गया था उस समय, मुझे याद नहीं है। उसमें एक आनंद मोहन थे जिनकी उम्र कैद 15 बरस जिन्होंने जेल में गुजार लिया, उनको छोड़ा गया। तो उस समय आनंद मोहन जी पर इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन आज आप जाइए तो हर मीडिया में आएंगे कि आनंद मोहन और अनंत सिंह। तो मैंने पहले कहा कि अनंत सिंह इनके साथ थे तो वो पुजारी थे, अब मेरे साथ आ गए तो आतंकवादी हो गए। आनंद मोहन जी के बेटे को, आनंद मोहन जी की पत्नी को जब राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया था तो आनंद मोहन जी भगवान थे, और आज जब उनके बेटे को हमने टिकट दिया है तो आज आनंद मोहन जी क्रिमिनल नजर आने लगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए जी, ये गलत है। जिसने भी हत्या की है, जो FIR हुआ है उसकी जांच की जा रही है, और जांच होने के बाद जो भी उसमें गलती जिनकी भी होगी, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, आप FIR 5 लोगों के ऊपर लिखा दीजिए या किसी के ऊपर लिखा दीजिए, पुलिस का काम है कि उसको जांच करके सामने लाना। मैं पंकज जी के पास जा रहा हूं। ये अनंत सिंह भी गिरफ्तार हुए, ऐसी बात नहीं है, हमारे ही शासन काल में अनंत सिंह भी गिरफ्तार हुए। ठीक है। पंकज जी, एक सवाल ये बहुत अहम है कि एनडीए का भी मैनिफेस्टो आया, महागठबंधन का मैनिफेस्टो आया, दिनेश पाली भी साथ में है, वो भी सुन रहे होंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई बड़ी बात आप लोगों ने नहीं कही। इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके मैनिफेस्टो में भी देखने को मिलेगा और एनडीए के भी मैनिफेस्टो में देखने को मिलेगा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया, जबकि सबसे कोर मसला यही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बिहार बहुत बदनाम है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो महागठबंधन से मिस हुआ तो कम से कम एनडीए के मैनिफेस्टो में बदमाशों के लिए, माफियाओं के लिए कुछ ऐसा रेगुलेशन, कोई रूल, कुछ ऐसा आएगा, कुछ त्वरित प्रतिक्रिया ऐसी आएगी, कोई स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाएगी, कोई स्पेशल फोर्स के गठन का ऐलान किया जाएगा कि भाई बिहार के लिए स्पेशल फोर्स डिप्लॉय की जाएगी, स्पेशल अमेंडमेंट किया जाएगा कानून के अंदर, राज्य के अंदर, कि ताकि वहाँ के जो लोग हैं खुद को सेफ और सिक्योर फील करें। लेकिन कुछ दिखाई नहीं देना। आपके मैनिफेस्टो में कुछ खास दिखा ना, तो एनडीए के मैनिफेस्टो में तो है ही नहीं कोई बात। मैं आ रहा हूँ, दिनेश जी आ रहा हूँ, पंकज यादव। नमस्कार, आपके टीवी व्यूअर को भी मेरा नमस्कार है, और जो यहाँ मीडिया पैनलिस्ट बैठे हो सबको नमस्कार है जी। और आपका जो सवाल है उस पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि तेजस्वी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मेरा साया भी होगा ना उसको भी माफ नहीं करेंगे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे ही बात हो रही थी उस समय कि किसी तरह की कोई गलती और किसी तरह का कोई भी आपराधिक छवि लोग है या जो भी है, मेरी साया भी अगर होगा तो उसको भी हम माफ नहीं करेंगे। और रह गई बात एनडीए के संकल्प पत्र, ये कॉपी पेस्ट है पूरी तरह से। इनको मतलब 60 सेकंड में पूरा बिहार का भविष्य लिख दिया इन्होंने, 60 सेकंड में।
ये मतलब कहते हैं ना एकदम धत्ता मजाक है बिहार के साथ और बिहारियों के साथ। ये 20 साल का इनका विनाश काल कोई इन्होंने कैसे विवरण दिया है वो आप देख लीजिए और सारी पॉलिसियों को पढ़ लीजिए और न्याय पत्र की जो बातें हो रही है उसको आप देख लीजिए, खासकर तेजस्वी न्याय पत्र की। ये देख कल तक ये क्या क्या बोल रहे थे, तो इनका न्याय पत्र कौन पढ़ा? नीतीश कुमार जी तो बैठे रहे, इन्होंने तो नकार दिया नीतीश कुमार जी को। ये पूरी तरह से जो मीडिया हाउसेस में चल रहे हैं वो जो दिख रहा है कि इनकी सम्राट चौधरी ने न्याय पत्र पढ़ा, तो मुख्यमंत्री में हमारे तो तेजस्वी जी ने पढ़ा, जिनको हम मुख्यमंत्री हम लोगों ने बना मान लिया, वो सारी चीजों को देखे। दूसरी चीज है लगातार ये 20 साल में ये 20 बातें करते हैं, तो 20 साल का ये पहले हिसाब दे रहे। इतना पूछ रहा हूं, ये जो मोकामा में घटना हो रही है ये सरकार की रची हुई साजिश है। इसमें नीतीश कुमार इवन सरकार सारे लोग प्रायोजित प्रोग्राम था, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती नहीं हो सकता है जो सरकार के बियॉन्ड जाके वो 40 गाड़ी के साथ गुंडा बन के गुंडेगर्दी है ना है, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? कोई भी है, आपको किसने हक दिया कि आप जाके गोली चलाइएगा, गोली मारिएगा? सलाह सरकार के दुलरुआ हैं आप, तो आप कुछ भी करिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं उस चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि ये 40 गाड़ियां लेके कैसे घूम रहे थे और इनके उस 40 गाड़ी का हिसाब कैसे हो रहा है, वो चुनाव आयोग क्लियर करे और यहां बताए कि उन 40 गाड़ियों में कितने लोग बैठे थे, उस 40 गाड़ी में कितने तेल भराए गए, उस 40 गाड़ी में बैठने वालों को नाश्ता मिला तो कितने बार नाश्ता किए, कितनी बार चाय पिए, वो चुनाव आयोग के खर्चे में जुटा कि नहीं जुटा। और तकरीबन ये 20 दिन 25 दिन से ये घटनाएं चल रही है और लगातार 40 गाड़ियां घूम रही है, उसका हिसाब चुनाव आयोग दे और सार्वजनिक करे कि उनके वो 40 गाड़ियों का नाम नंबर के साथ उसमें जितने लोग बैठे हैं। जो चुनाव आयोग का काम है कि अगर हम गाड़ी लेते हैं तो उसमें कितने लोग बैठेंगे, कितना घूमेगा, उसमें पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, वो सारी चीजें उनके चुनाव के खर्चे में जुटते हैं। तो जो भी खर्चा चुनाव आयोग ने फिक्स किया उस चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि इनकी इतनी गाड़ियां चल रही है और इतने इनके खर्चे अभी तक के हुए हैं, तभी जाके ये मानेंगे कि चुनाव पूरी तरह से स्वच्छ रूप से या सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है दिनेश जी, ये कुछ कहना पूरी तरह से सुनियोजित है। ये चुनाव आयोग, सरकार और होम मिनिस्टर और सरकार सारे लोग मिलके इस घटना को किया है और ये पूरी जातिवादी इनको पता है कि जो लोग लड़ने वाले दो कास्ट है वो महागठबंधन के साथ चल गए हैं और इनकी जो 36% की आबादी जो नीतीश कुमार ढिढोरा पीट रहे थे वो भी टूट के बिखर गया है, वो सारे महागठबंधन के साथ आ गए। तो इनकी दर्द को हम लोग समझ रहे हैं, इस फीलिंग को हम भी समझ रहे हैं, मगर जिस तरह से बेईमानी से ये चुनाव जीतने की प्रोसेस में जा रहे हैं, इनको मैं सख्ती से कह रहा हूं कि अगर जनता जान जाएगी तो फिर आपको कहीं भी जगह बहुत छोटा पड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डन। ये जो चीजें आपको मैं इसलिए बोला चुनाव से पहले मैं बता रहा हूँ, जिस तरह का ये कार्य कर रहे हैं, के लिए जाना पंकज जी, ब्रेक के लिए बहुत गलत हो रहा है, बिहार के साथ बहुत गलत हो रहा है अमित जी। ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा था। मैं अभी और लौटूंगा, अभी आपको मौका मिलेगा और बोलने का। दिनेश पाल एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद ब्रेक के बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। दिनेश पाल जी, मैं आ रहा हूँ, भूपेंद्र यादव आपके पास आ रहा हूँ, रिएक्शन कंबाइंड लूंगा आपसे। हाँ घोषणा में आपने देखा होगा, हो सकता है ध्यान नहीं किया होगा जी, 19 नंबर का जो हमारे 25 के 25 मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, उसमें 19 नंबर पे लिखा हुआ है, 2 लाइन हम पढ़ लेते हैं, सुन लीजिएगा जी, पढ़ें। हमारी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों, एसपी एवं थानेदार, एसएचओ के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। उन्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायी ठहराया जाएगा। साथ ही कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाएगी। ये है आपके 19वें नंबर पे। इसलिए आप नहीं कह सकते कि हम उस पर सजग नहीं है या उसके प्रति हम सचेत नहीं है। भले उधर के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो, लेकिन हम लोग पूरी तरह सचेत हैं और हम लोग इसको भ्रष्टाचार और अपराध को मिटा के बिहार को विकसित करेंगे, अरे बेहतर बनाएंगे। अचेत नहीं है, सचेत है। नीतीश जी भी रैलियां कर रहे हैं, बाइटें दे रहे हैं, मीडिया से बात कर। आज देखे ना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बोलने नहीं दिया गया। अभी तक मोदी जी, भाजपा के लोग चिराग पासवान को रोक रहे थे मंच पे बोलने से, आज तो नीतीश जी को ही रोक दिया गया। सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के भूपेंद्र यादव, अभी तक तो एनडीए वाले आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी कहां हैं, तेजस्वी कहां है। तो भाई तेजस्वी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया
और डंके की चोट पर वो महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार भी हैं। वो अलग बात है कि राहुल गांधी नहीं पहुंचे, खड़गे साहब नहीं पहुंचे, केसी वेणुगोपाल नहीं पहुंचे, लेकिन आज मैं कह रहा हूं सम्राट चौधरी जारी कर रहे थे। नीतीश बाबू को जारी करना चाहिए था क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और आज उनको बोलने नहीं दिया आपने। मतलब क्या है ये सब भूपेंद्र यादव, क्या है ये सब मामला? भूपेंद्र जी आप म्यूट है शायद, भूपेंद्र जी आप शायद म्यूट है, अनम्यूट करिए भूपेंद्र भाई, अनम्यूट करिए शुरू से। हाँ फिर से बोलिए। बता दूं कि ये हमारे राजद के प्रवक्ता भाई जो बोल रहे हैं, बड़ा गुड बात कर रहे हैं बैठ करके, जैसे लग रहे हैं कि इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो लगता है कि गया के महान थे। अरे भाई लोग तो अपने क्राइम का जनक रहे हैं, इंटेलेक्चुअल क्राइम का महाजनक। तो भाई इनके मुंह से इस लॉ एंड ऑर्डर की बात यदि सुना जाए तो शायद बिहार के नौजवान और जनता जो है ना काफी हंसेगी रे भाई। और इन पर कोई एतवार है नहीं लॉ एंड ऑर्डर के मामला में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो ये अपने चलाते हैं सीएम हाउस में बैठ करके। तो जनता इनको दोबारा जो है इनको अवसर नहीं देने जा रही। अब रही बात हमारे कांग्रेस के भाई का, तो कांग्रेस के भाई कह रहे हैं कि भाई हमको जो है ना पूरी बिहार की सभी जातियों के लोग जो है ना मजबूत जाति के लोग जितना है हमारे पास आ गए और सब वोट हमको मिल रहा है, लेकिन ये लोग किसी तरह इलेक्शन जीत जाएगा। अरे भाई जब सभी जाति के लोग आप ही के पास आ गए हैं तो 65 साल से आप बाहर चल रहे हैं, आपको जो है ना विपक्ष में बनने के लायक बिहार की जनता नहीं छोड़ रहा है। 70 सीट पर लड़ते हैं तो 20 को जीतते हैं, और वो भी हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से इनका 75 गो आ गया, इनका 21 गो आ गया। तो अरे भाई आप लोग को तो हृदय राम जान रहा है कि हम कहाँ हैं, तो आप लोग तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। जी। तो इससे कोई फर्क बिहार की जनता पर नहीं पड़ने जा रहा है मेरे भाई। अब रही बात लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम का, तो क्राइम पर कंट्रोल यदि होगी तो सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव है रे भाई। आप देखे होंगे अमित भाई, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता आज तक नहीं किया है, चाहे वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो, कोई हो, हम लोग उसके फेरे में नहीं रहे हैं। इनके जैसा ऑर्गेनाइज क्राइम का हम लोग जनक नहीं रहे। हाँ क्राइम हो रही है, इसको मैं स्वीकार रहा हूं, हुआ है, इसकी बहुत जल्द जो है ना एक्शन होने जा रहा है। आप देखिएगा इसमें जांच हो रही है, एफआईआर हो चुकी है। इनके रीजन में तो एफआईआर नहीं होता। अरे भाई हम तो ये देख रहे हैं अमित भाई जी, हंसी की पात्र हैं ये लोग। राजद की गवर्नमेंट थाना में से डांट के भगा दिया जाता था, एसपी डांट के भगा देता था, रे भागो मर्डर हुआ है, जांच होगा बाद में देखेंगे, और नाम काट के जो है ना ये लोग खत्म कर देते थे। लेकिन आज के डेट में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार। ठीक है भूपेंद्र भाई, मैं अब मनोज जी के पास जा रहा हूं। मनोज जी, एक बड़ी विडंबना बिहार की कह लीजिए, सरकार किसी की भी रही हो, हर आदमी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक दूसरे को कोसता है, सिचुएशन को लेकर आप एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर साधते हैं। मतलब जब पहली बार मुझे पता चला कि बिहार में ग्रेजुएशन 7 साल में होती है तो मैं इस बात पर, इस जोक को मैं समझ नहीं पाया। मैं बहुत छोटा था जब मुझसे किसी मित्र ने कहा कि भाई हम बिहार के रहने वाले हैं। हमने कहा भैया ग्रेजुएशन कब होगी? बोले भैया 5 साल हो गया, 2 साल और लगेगा। तो हमने पूछा कि हमारे यूपी और बनारस में तो हम लोग 3 साल में कर लेते हैं। बोले नहीं, ये बिहार है, यहाँ 5 साल लागेला करे में ग्रेजुएशन, और अगर फेल हो गई तो 2 साल और लगी। हमने कहा अच्छा ये मामला है यहाँ पे। तो अभी भी एजुकेशन की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है वहाँ पे बिहार में। इसके अलावा अब जो हत्याएं हो रही हैं, जो लॉ एंड सिचुएशन है, मैनिफेस्टो आप लोग जारी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कमोबेश मैनिफेस्टो फॉलो करने में, हालांकि एनडीए का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मैनिफेस्टो को, वो तो 90% रहा है, चाहे यूपी की बात कर लीजिए चाहे और राज्यों की बात कर लीजिए। बिहार में क्या मैनिफेस्टो जो आप लोग जारी कर रहे हैं, जो अनाउंसमेंट आपने किया है, क्या वो 100% कर पाएंगे? एक साहब 2 करोड़ 70 लाख नौकरी दे रहे हैं महागठबंधन के जो नेता हैं, और आप लोग कम से कम थोड़ा लिहाज आप लोगों ने किया है कि आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये भी 1 करोड़ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो लगता है कि कम से कम थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश में तो आप लोग लगे हैं। विपक्ष तो बताइए 2 करोड़ 70 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है। मनरेगा भी गिनेंगे क्या आप लोग? देखिए अमित जी, हमने कभी नहीं कहा है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। जब बात 1 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, रोजगार सृजन करेंगे। रोजगार में
बहुत तरह की चीजें आती हैं। किसी को व्यवसाय आप करा दीजिए, वो भी एक रोजगार के ही क्षेत्र में आता है। इसीलिए इस चीज को नहीं, आप हमारा कोई पिछला आपके पास मैनिफेस्टो का कोई पॉइंट हो जी, जो हमने घोषणा किया हो वो लागू नहीं हुआ हो जी, तो ये आप हमको बताइए। मैं कहता हूँ 80% आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, 80% ट्रैक रिकॉर्ड आपका ठीक है अभी तक, पिछले 15 सालों की बात करें वो ठीक है, देखिए वो चलेगा। और जहां तक आपने कहा कि 5 बरस और 2 बरस लगेगा 7 बरस, तो जिसने भी आपको कहा वो झूठ बोला। 2005 के बाद से शिक्षा की स्थिति में बहुत सुधार है। अगर सुधार नहीं होता तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूरे देश में पहला स्थान नहीं प्राप्त करती। तो इसीलिए इस चीज को नहीं, आप किसी भी विश्वविद्यालय का कोई भी रिजल्ट दिखा दीजिए, 3 साल का कोर्स होता था, वह 4 साल आते आते रिजल्ट सबको आ जाता था। ऐसा कोई नहीं, किसी का कोई अब फेल कर जाए 2 बरस तो उसको आप जोड़ दीजिएगा उसमें दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात पर। लॉ एंड ऑर्डर की बात पर तो अब यही कहे ना कि जो लोग पर आज आरोप लगा रहे हैं, कल उनके यहाँ गुलाब के फूल लेके बैठे थे, उस समय इनको लॉ एंड ऑर्डर को नहीं याद आ रहा था। आज आप देख लीजिए कि जिनकी हत्या हुई है वो क्या राजद के नेता थे क्या? और जिनकी हत्या हुई है वह व्यक्ति क्या महावीर मंदिर के महंत थे क्या? वो भी अपराधी थे, नामजद अपराधी हैं, जेल गए हैं, FIR है। वो उनके मौत से किसको घाटा हो रहा था तो जरा हमको बताइए। जिंदा रहने से उनसे राजद को घाटा हो रहा था, क्योंकि वो राजद के नेता थे दुलार चंद यादव जी, और वो अचानक बिना पार्टी से इस्तीफा दिए हुए जन सुराज के लिए काम कर रहे हैं, जनसुराज में घूम रहे थे। तो उनका वोट जन सुराज के लिए शिफ्ट होगा तो यहाँ कौन हारेगा? तो किसने ऐसा काम किया? पुलिस को आप जांच कर लेने दीजिए ना भाई। अभी ये बता रहे थे कौन तो भाई हमारे कि उन पर आरोप लगा देने से थोड़े कुछ होता है क्या? अब कोई यहाँ राहुल गांधी जैसे लोग हैं कि आप कहिएगा कि अभी कहिएगा कि आप 200 बार 200 आदमी में कि नाच दीजिए, तो इस तरह का कोई बात होता है क्या? जिसको बोलने का ढंग नहीं, जिसको बात करने का ढंग नहीं, वो राहुल गांधी को तो मैं कह दिया अमित जी, अब फिर कह रहा हूं, और 29 बार बिहार आ जाए, अगर उसकी जीती हुई 19 सीट भी ये ले आवेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पंकज जी, इनको है कहने का जवाब ले लेते हैं मनोज भाई, जवाब ले लेते हैं मनोज भाई, जवाब ले लेते हैं। अगर आपको 19 सीट नहीं आया, ज्यादा की बात, इसको बोलते हैं राजनीतिक बलंट, इसको बोलने की भाषा सही जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, राजनीतिक बलंट, ये राजनीति का बलंट, ये लोग भाषा का, अरे मनोज भाई जवाब ले लेते हैं, कैसे बोला जाता है? नहीं, ये मर्यादा का भाषा शालीनता के साथ दे। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे जूते से मारना चाहिए, ऐसे लोगों को जूते से मारना चाहिए। ये सरकार का नुमाइंदा ऐसा आदमी है कि ये प्रतिनिधि कर रहा है पार्टी का, इसकी बात करने का सलीका नहीं है। ये गंजेड़ी कहाँ से आता है? ये सब ये गांजा पी के आके यहाँ पे गांजा गिरी कर रहा है। ये गांजा पी के यहाँ चलेगा राज, गांजा पी के राज चलाओगे? पलंट है एकदम, जिसको ना पढ़ने का है। अरे ईर के पेट में पढ़ने तो बहुत मार खाओगे, लतखोर कहीं का, लतखोर। पंकज यादव भाषा का बहुत गंदा भाषा बोल रहा है, इसको समझाइए। मनोज भाई नीतीश का गंजेड़ी, मनोज भाई थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखिए। ऐसे गंजेड़ी भाषा का ध्यान आदमी रखिए। मनोज जी ऐसे गंजेड़ी आदमी, मनोज जी थोड़ा भाषा का ध्यान रखिए। पूरे विश्व में प्रचलित है। मनोज लाल थोड़ा भाषा का ध्यान रखिए। भाषा दिनेश पाल जी, ठीक है मनोज लाल रिएक्शन ले लेते हैं। दिनेश भाई भी वेट कर रहे हैं। दिनेश पाल जी। अरे हम तो वही बोल रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जी दिन भर गांजा पी के सोते रहते हैं, दिनेश भेज देते हैं। पंकज भाई, दिनेश पाल। अमित जी आपको सूचना देते, जानकारी बता दें कि संयोग से लगभग 1-1.5 महीना पहले एक टीवी चैनल पे हम यही चारों लोग थे और चारों पार्टी का हम लोग पक्ष रख रहे थे। उस डिबेट में मन्नू जी ने माँ बहन को गाली दे दी, गोली मारने तक की धमकी दे दी।
उसके बाद अगले दिन डिबेट में जदयू के प्रवक्ता पे सुन लीजिए माँ बहन की अभी आपको भेज देंगे, शुरू किया था। सुन लीजिए बता रहे हैं, सुनिए मनोज जी सुन लीजिए लेट्स हैव अ गुड डिबेट। सुन लीजिए दिनेश जी, लेट्स हैव अ गुड डिबेट। मनोज भाई रिलैक्स, मनोज भाई रिलैक्स, मनोज जी रिलैक्स। दिनेश पाल जी मुद्दे पे, दिनेश पाल जी मुद्दे की बात करते हैं। दिनेश पाल जी मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की देखिए अमित जी झूठ बोल देंगे क्या? ठीक है मनोज जी सुनते हैं। मनोज जी सुनिए, अमित जी सुनिए। अमित जी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात पूरी नहीं हुई। हम ये नहीं कर रहे हैं कि क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं। मुद्दे की ये देखिए वो डिबेट जो हो रहा था, सुन लीजिए आधा बात सुन लीजिए उसको। वो डिबेट जो हो रहा था मोदी जी के माँ की गाली वाला जो विवाद चल रहा था, उसी समय की बात है। तो इनके पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि मन्नू जी हमारे पार्टी के प्रवक्ता है ही नहीं, मनोज लाल मन्नू नाम है, कोई प्रवक्ता नहीं है जदयू का, और आप इनको प्रवक्ता के रूप में जोड़े हैं। आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछेगा, इनके प्रवक्ता का पत्र होगा, चाहे लेटर निकला होगा तो अपने कोऑर्डिनेटर को बोलिएगा कि मांग लें। ये नहीं इनका प्रवक्ता का पद है दिनेश जी, प्रवक्ता का पद है, लिस्ट में है, कोऑर्डिनेटर ही हमें देता है प्रवक्ता, हम अपने मन से नहीं किसी को बिठाते हैं। तो मनोज जी ऑफिशियली प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता है बिहार में। हाँ सुन लीजिए, उन्होंने बताया था, जो उनके वीडियो के बाद जब हमने सवाल किया, उनको वीडियो भेजा, तब उन्होंने कहा था, तब हम बता रहे हैं आपको। दूसरी बात, आपने यूनिवर्सिटी पे सवाल किया तो मनोज लाल मन्नू जी को पता नहीं बिहार में रहते हैं कि बाहर रहते हैं, और आपको बता दूं कि मैं यूनिवर्सिटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। तो अब मन्नू जी को हम क्या करें? ये स्थिति इतना खराब स्थिति है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के विश्वविद्यालय इतने बदहाल स्थिति में है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये डिग्री अनियमित नहीं है, उसके साथ नामांकन से लेके वेतन तक सब कुछ अनियमित चल रहा था लंबे समय से। और स्थिति है, कॉलेजों की संख्या बहुत कम है, कॉलेज हम खोलने की बात कर रहे हैं, और जो शिक्षण कल्चर, शिक्षण संस्कृति वो बिहार में बदहाल हो चुकी है। हम लोग आएंगे, सुधारेंगे। ये लोग उससे विमुख रहे शिक्षा के प्रति। और ये आप देखेंगे कि जो 2023 का जातिगत सर्वेक्षण है, उस रिपोर्ट के अनुसार मात्र 9 कुछ यानी 10% से कम लोग हैं जो इंटर पास कर पाए हैं जी। यानी कि स्थिति बहुत खराब है। और मतलब ये बात सही है ना कि 5 साल लगते हैं ग्रेजुएशन करने में, ये बात सही पता चली ना मुझे दिनेश भाई? देखिए बिहार के सभी विश्वविद्यालय में नहीं, कुछ विश्वविद्यालय हैं जो बेहतर हैं, लेकिन अधिकांशतः विश्वविद्यालयों की स्थिति यही रही है कि 5 से 6 साल तक लगे हैं। 5 साल कहीं 6 साल लगते रहे हैं। अभी थोड़ा सा इधर 6 महीना से कुछ बिहार सरकार में थोड़ा सा दबाव बढ़ी तो कम हुआ, लेकिन अभी भी टाइमली सत्र केवल 2 या 3 यूनिवर्सिटी बिहार में चला पा रहे हैं। तो ये खराब स्थिति है, इनको पता नहीं होगा, हो सकता है। और दूसरी बात कि जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर तुलना करेंगे आप उसके टीचिंग कल्चर से या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से या उसके बहाली प्रक्रिया से, तो आपको लगेगा कि बहुत ही बाकी राज्यों की तुलना में बहुत हम पीछे हैं। वो कहीं ना कहीं कमी रही है, सरकार की कुव्यवस्था रही है, उपेक्षा रही है। दूसरी बात, बीजेपी का प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, क्राइम पे बात कर रहे थे, लालू जी पर आरोप लगा रहे थे। अरे भाई, आपके जो घोषणा पत्र आज पढ़ रहे थे सम्राट चौधरी, जिसका उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो खुद सामूहिक हत्या के अभियुक्त रह चुके हैं। आपके गृह मंत्री को तरीपार तक का आरोप लगा कहा दिया गया था। मोदी जी के समय में जो खून खराबा हुआ था गुजरात को देश कभी नहीं भूलेगा, तब सरकार उन्हीं की थी, प्रशासन उन्हीं के हाथ में था। तो ये सब अपना किए। और रही बात घोषणा पत्र की, घोषणा पत्र में हमने कहा है कि भूमिहीन की तरफ ही नहीं जा रहे हैं। 50 लाख मकान की बात की। अच्छा अमित जी की और याद दिला दें, मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक जब अमृतकाल मना रहे थे तो बिहार नहीं पूरे देश के हर व्यक्ति का पक्का मकान होगा। अब ये कह रहे हैं कि हम 50 लाख मकान अब बनाएंगे, यानी कि जाहिर सी बात है कि वो फॉलोअप करेगा। आपने कहा कि 90% एनडीए अपना घोषणा पत्र कंप्लीट करता है, उसे फॉलोअप करता है। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे जिससे 15 लाख सबके खाता में जाएगा, इतना पैसा है। आज तक 1 रुपया काला धन नहीं आया और बढ़ा, विदेश गया। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, उस पर फ्लॉप कर गए। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, महंगाई दूर हो जाएगी, किसानों का दुगनी हो जाएगी। तो भाई आप पूरी तरह फ्लॉप करेंगे। ये तो खाली चुनाव आता है तो फेंक देते हैं। भाई लंबी सरकार, लंबे समय सब सत्ता में है, आप कुछ काम भी तो दिखाइए। आज आप बोल रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हर जिला में बोल रहे हैं। एक तरफ इनका गृह मंत्री का जमीन नहीं है, दूसरी तरफ कहा कि हम जिला में स्किल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरे भाई अब तो एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए, पटना सेंट्रल नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं जिला में फैक्ट्री बनाएंगे। अरे भाई मोदी जी आज तक बिहार में एक फैक्ट्री नहीं दे पाए। जिस आप गिरिराज सिंह का बयान सुना रहा था, झटका मंत्री, वो झटका मटन पे बात करते हैं, लेकिन अपने मंत्रालय का एक काम नहीं गिना सकते हैं बिहार में। माझी जी भी एक काम नहीं गिना सकते हैं। तो आप कुछ काम, आपकी सत्ता में, विपक्ष में नहीं है कि हम आएंगे तो करेंगे। आप सत्ता में हैं, आपको कुछ काम दिखाना पड़ेगा, तब जनता विश्वास करेगी। जनता समझ गई है कि एक तो इनका मुख्यमंत्री जी की स्थिति क्या है और ये किस तरह जुमला फेंकते हैं। इसलिए इस बार बिहार में जो बयार चल रही है कि जो जरूरी मुद्दों पे जो बेहतर विकास, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और सभी समावेशी विकास करेगा, उसकी सरकार बनने जा रही है। हम प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे इस बार। मिल
उनसे कनेक्ट करने की। और बाहुबली बिहार चुनाव में सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन समझिए कि जिस तरीके से बिहार में अब लगातार स्थितियां बदल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन लगातार वहां खराब हो रही है। मैनिफेस्टो में भले बात होती है कानून व्यवस्था की, लेकिन वो कानून व्यवस्था किस तरह से कंट्रोल की जा रही है वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी। मोदी जी ने धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए आप अगला 5 साल में कहां से देंगे? फिर वही लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू को वोट दिया। तो जितने बच्चे अभी छठ में आए हैं, चुनाव खत्म होगा फिर उनको बस में, गाड़ी में, ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर वापस जाना पड़ेगा।